क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन, इससे रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका मान लिया जाए क्लियर भी है तो भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते समय इतना बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करते हुए चलेंगे ताकि इससे रिलेटेड आसपास के हमारे क्वेश्चन बन जाए, है ना। ये एक क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और बन जाए। कहने का मतलब यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर भी है तो भी आपका एक रिवीजन यहां पर मान के चल सकते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यहां पर, समुच्चय ए में पी अवयव, मतलब अवयवों की संख्या पी है, पी अवयव नहीं है, अवयवों की संख्या पी है। और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है, क्यू है। तो ए क्रॉस बी में अवयव होंगे। देखिए ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है, ठीक है। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है ए और दूसरा समुच्चय है बी, दूसरा समुच्चय क्या है, बी है। और इसमें एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, ए और बी 2 अवयव है, अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है। और इसमें 1 2 3 और 4 है, 4 अवयव है इसमें। यदि आपको ए क्रॉस बी अगर निकालना है ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए का संबंध 1 से, मतलब A1 A2 A2, ए का बी से हो सकता है कार्तीय गुणक 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है। बी का 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है। तो इस प्रकार से ये बनाते हुए जाएंगे हम। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें कितने अवयव थे, 2 अवयव थे, इसमें 4 अवयव थे। तो 60 में अगर देखा जाए तो दोनों का अगर गुना किया जाए तो कितना हो रहा है, 8। तो ये ऐसे कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। 1 2 1 A1 A2 A3 A4, फिर B1 B2 B3 B4 ऐसा। यदि B क्रॉस ए अगर बोला जाता है तो फिर उल्टा हो जाता है, 1 का ए से 1 का बी से, 1 कामा ए 1 कामा बी, 2A 2B 3A 3B, इस प्रकार से चलते रहता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में P अवयव ए में है, Q अवयव बी में है, तो P इंटू Q ये अवयवों की संख्या हो जाएगी। दोनों का क्या करेंगे हम, गुना करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी सी 3 समुच्चय है तब ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये बात क्लियर होना चाहिए कि समुच्चय जो है, समुच्चय की पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, तभी संबंध और फलन समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि संबंध और फलन कहाँ से बना है, समुच्चय से तो जनरेट हुआ है। तो समुच्चय आपका चैप्टर बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। चलिए पहली बात तो बी यूनियन सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बी और सी का यूनियन, यहाँ पर ये बोला है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये वास्तव में देखा जाए तो प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा समुच्चय नहीं दिया, अदरवाइज हम यूनियन और क्रॉस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जब भी इसका प्रोडक्ट किया जाता, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है, यहाँ पर यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन हो, ठीक है ना। तो दोनों केस में क्या होता है, वितरण नियम लागू होता है। देखिए ए का बी से वितरण किया, ए क्रॉस बी, और फिर उसके बाद में यूनियन आया तो यूनियन लगा दिया, फिर ए का सी से कर दिया तो ए क्रॉस सी, ये हो गया, ठीक। तो ये यूनियन बी और ये यूनियन सी कहाँ पर दिया हुआ है भाई, ये यूनियन बी, ये क्रॉस सी है ना, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यदि ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, सी इज इक्वल टू इतना, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी, और दोनों का फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, हमें कार्तीय गुणन करना है, ठीक है। ध्यान देना इधर। पहली बात तो ए माइनस बी बोला है ना, तो बिल्कुल सिंपल काम है, ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करना है ना, तो ए में से ऐसे अवयव को हटा दीजिए जो बी में आए हैं। आई बात समझ में, देखना ए में से ऐसे अवयव को हटा देते जो बी में आए। देखिए 1 2 3 1 2 4, और यहाँ पर 2 4 और 5 है, तो 2 4 इसमें भी आए ना, तो 2 4 को हटा दो, ए माइनस बी। ए में से ऐसे अवयव को हटा देना है जो बी में आए हैं, ए के अवयव, तो यहाँ पर 2 और 4 इसमें भी आए हैं, इसलिए 2 4 को हटा दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 आ गया। अब बी माइनस सी, बी के ऐसे अवयव जो सी में भी है उसको हटा देंगे, तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी के ऐसे अवयव जो, तो 2 और 5, ये 2 को भी हटा दिया और 5 को भी हटा दिया, तो आपके पास में क्या बचा, केवल 4 बचा। आई बात समझ में, ये हमारे पास में इस प्रकार से आया। अब क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। ओवरऑल देखा जाए
तो ए माइनस बी आपके पास में एक समुच्चय आ गया, दूसरा समुच्चय आ गया बी माइनस सी। इसमें कौन है 1 है, इसमें कौन है 4 है। इनका दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो पहले कौन है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी पहले आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा, तो 1, 4 1, 4 कहाँ पर दिया भाई 1, 4 सी इसका करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में। पहले तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, फिर इसके बाद में दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, तो एक ही तो अवयव है, तो 1, 4 ही तो होगा। हाँ, ये अगर पहले लिखा होता बी माइनस सी क्रॉस ए माइनस बी, तो फिर 4, 1 होता। तो ये ऑर्डर का ध्यान रखना है आपको, ए माइनस बी पहले लिखा है तो 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है यहाँ पर, यदि r इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको x, y सच देट x, y, डबल लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। और y इज इक्वल टू कितना है 8 माइनस 2x है ना, 2x से उधर गया तो इतना, ऐसा आपके पास में एक समुच्चय है। r का परिसर होगा, परिसर ध्यान देना, प्रांत, परिसर और सह प्रांत ये क्या होते हैं, और एक बार समझ लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, सारी बातें समझ में आ जाएगी। ध्यान देना, इधर परिसर पूछा है, पहले तो हम ये संबंध क्या है ये इस पर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ध्यान देना, इधर आपको बोला है कि भैया एक्स वाई क्या होना चाहिए, डब्ल्यू होना चाहिए। डब्ल्यू मतलब होल नंबर, होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ होना चाहिए। चलिए ठीक है, y का मान क्या होगा 8 माइनस 2x। कहने का मतलब x का मान अगर मैं 0 रख देता हूं, भाई x का मान कितना होगा, होल नंबर होगा कि नहीं होगा, x का मान होल नंबर और y का भी मान होल नंबर। कहने का मतलब 0, 1, 2, 3 और डैश 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 कंटिन्यू आना चाहिए, ऐसे बोला है ना। चलिए ठीक है, मैं अगर मान लिया जाए कि y का मान, x का मान अगर रख देता हूँ 0, तो y का मान कितना आ जाएगा, x का मान रखा मैंने 0 तो y का मान कितना आ गया 8 आ गया। x का मान रखा मैंने 1 तो कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 6, तो 1, 6। अच्छा 2 रखा जाए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 रखा जाए तो 4 हो जाएगा, और 3 रखा जाए तो क्या हो जाएगा 3, 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 रखा जाए तो 6, तो ये हो जाएगा 2, और 4 रखा जाए तो क्या हो जाएगा 4, 2 जा 8 मतलब 0 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो क्या दिक्कत है, 5 भी रख के देखते, 5 रखा तो कितना हो गया 10, 8 माइनस 10 कितना हो गया -2। -2 होल नंबर है क्या, होल नंबर क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब पूरे धनात्मक पूर्णांक, और 0 भी रहेगा उसमें, ठीक है ना, प्राकृत संख्या भी रहेगा और 0 भी रहेगा, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो यहीं पर बात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलिए अब जब भी कोई संबंध दिया हुआ है, जब भी कोई संबंध दिया है तो इसके पहले पहले के जो अवयव रहेंगे ना, पहले पहले के जो ये अवयव है, ये पहले पहले वाले, ये इसको बोला जाएगा प्रांत, इसको क्या बोला जाएगा प्रांत, और जो बाद वाले अवयव है इसको बोला जाएगा परिसर। आई बात समझ में। जो शुरू के अवयव जो रहेंगे वो क्या रहेंगे प्रांत, और बाद वाले अवयव क्या रहेंगे परिसर रहेंगे। तो परिसर में क्या क्या दिखाई दे रहा है 0, 2 और 4, 6 और 8, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर से और एक बार देखना, शुरू में जो लिखे है वो क्या रहेंगे प्रांत, बाद में जो लिखे है वो परिसर। चलिए यहाँ पर तो संबंध हो गया, संबंध वाली बात, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं यहाँ, ठीक है। उसके बेस पर कई सारे क्वेश्चन कवर हो गए और यहाँ पर भी क्वेश्चन मिलेंगे हमें, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को बड़े गौर से समझना, क्योंकि इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो प्रांत क्या होते हैं, प्रांत क्या होते हैं, परिसर क्या होता है, या तो सह प्रांत लिखता हूं मैं, सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत, और परिसर क्या होता है। ये 3 चीजें हैं, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसको बोला जाता है डोमेन। आपको ये याद रहे कि डोमेन ऐसा भी कई बार एग्जाम में लिख के आता है, तो आपको इंग्लिश में भी इसका नाम मालूम होना चाहिए, डोमेन बोला जाता प्रांत को। सह प्रांत को बोला जाता कोडोमेन, कोडोमेन, और परिसर को बोला जाता रेंज। क्या बोला जाता है परिसर को, रेंज बोला जाता है। ठीक,
मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है 1 2 3 है ना, और यहाँ पर है ए बी सी डी और ई, ए और बी। मान लिया जाए कि ए का संबंध इससे 2 का बी से है, 3 का डी से है, ऐसा दिया हुआ है आपको। ए के समस्त अवयव जो बी से कनेक्ट है उसको क्या बोला जाएगा? प्रांत बोला जाएगा। प्रांत क्या हो जाएगा इसके? प्रांत हो जाएगा 1 2 3 है ना, 1 2 और 3। और ये बात याद रहे कि प्रांत को डी से प्रकट किया जाता है। किससे प्रकट किया जाता है? डी से प्रकट किया जाता है। डोमेन देखिए, ए के ऐसे अवयव जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो सारे तो जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा। परिसर या सह प्रांत लिखता हूं मैं, सह प्रांत, ठीक, इसको बोला जाता है को डोमेन, को डोमेन। और सह प्रांत क्या होता है? बी के समस्त अवयव क्या कहलाएंगे? सह प्रांत। बी के समस्त अवयव कौन है? ए बी सी डी और ई, ठीक है, इसको बोला जाता है सह प्रांत। परिसर, परिसर जिसको रेंज बोला जाता है, बी के ऐसे अवयव जो इसके साथ एसोसिएट हो, बी के ऐसे अवयव जो क्या हो? इसके साथ एसोसिएट हो। कौन कौन एसोसिएट है? ए है, बी है और डी है। कौन कौन है? ए बी और डी, ये कहलाते परिसर। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन यहां पर जरूर और एक आपके दिमाग में बात आ रही होगी, और वो दिमाग में क्या बात आ रही? अगर मान लिया जाए कि यहां पर 4 भी होता तो उसको क्या बोलते? भाई आपने क्या देखा कि ऐसी इसके ऐसे अवयव जो इनके साथ जुड़े हैं उसको क्या बोल रहा है? प्रांत। ऐसे अवयव इनके साथ जुड़े हुए हैं उसको क्या बोल रहा है? परिसर। और इसके समस्त अवयव को क्या बोल रहा है? सह प्रांत। तो फिर इसके समस्त अवयव को क्या बोला जाएगा? 1 2 3 4, इनको क्या बोला जाएगा? तो हम बोलेंगे कि इसको कुछ नहीं बोला जाएगा, इसका कोई नाम नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी बात हो गई, क्यों नाम नहीं है भाई? वास्तव में जो हम संबंध पढ़ रहे हैं ना, वो क्यों पढ़ रहे हैं? फलन को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है ना? जो संबंध होता है ना, उसको फलन को परिभाषित करने का एक प्रोसेस है। और जब फलन होता है तो फलन में क्या होता है कि इसमें कोई भी अवयव यहां पर ऐसे खाली नहीं होते जो इससे संबंध नहीं रखते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसा कभी सिचुएशन इसमें नहीं बनेगी, इसीलिए इसको कुछ नहीं बोला जाता, इसका कोई नाम ही नहीं दिया गया है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हम। फंक्शन ऑफ एक्स का डोमेन होगा। देखिए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमें इसका डोमेन होगा। क्या डोमेन हो सकता है? मैं फिर से एक बार इसको लिख देता हूं यहां पर, और इस बात को बड़े गौर से समझना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इस बात को गौर से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं मैं यहाँ पर, ध्यान देना। इधर मेरे पास में एक सेट है, समुच्चय है, और दूसरा समुच्चय है। मान लिया जाए कि ये ए है और ये क्या है? बी है, और इस प्रकार से परिभाषित है। परिभाषित कैसा? एफ है। ये देखिए फलन दिया हुआ है, ऐसा परिभाषित है। तो परिभाषित क्या है? तो उसकी परिभाषा तो आपको ये वाली दी हुई है। क्लियर? इसमें जो जो अवयव आएगी इसको क्या बोला जाएगा? डोमेन बोला जाएगा। और इसमें जो जो अवयव आएंगे उसको क्या बोला जाएगा? रेंज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रेंज बोला जाएगा। कहने का मतलब जो इससे एसोसिएट रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? रेंज बोला जाएगा। समस्त अवयव को रेंज नहीं बोला जाएगा। जो अगर खाली है, जो इससे नहीं जुड़े, वो रेंज में नहीं आएंगे। चलिए ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि डोमेन निकालते कैसे? ये तो फलन तो बड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। आना चाहिए क्या? आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर ये तो बोला नहीं है कि आप x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, ऐसा तो बोला नहीं है। तो आपकी जो मर्जी है, x बिलोंग्स टू r, x इज बिलोंग्स टू r, वास्तविक संख्या। आप कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, x की वैल्यू, कोई भी वास्तविक संख्या x की वैल्यू। तो जो x रहेगा ना वो ये रहेगा, और f ऑफ x रहेगा वो ये रहेगा। जो x की वैल्यू रहेगी वो डोमेन रहेगी, और
जो y की वैल्यू रहेगी, जो फलन की वैल्यू रहेगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रहेगी, वो क्या रहेगी, परिसर रहेगी। एक मिनट फिर से और एक बार समझना। मान लिया जाए कि मैंने एक्स का मान 3 रख दिया, एक्स का मान क्या रख दिया, 1 रख देता हूँ मैं। फलन ऑफ 1 इज इक्वल टू, है ना, एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, 1 रख रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कर देता हूँ तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 अगर रखा जाए तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 कितना हो गया, 2 और 2 4, 4 और माइनस 5, ये कितना हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया, -6 और ये हो गया -2/3। जो फंक्शन की वैल्यू आई है ना -2/3, ये क्या है, रेंज है। ये क्या है, रेंज है। किसके लिए, जब एक्स की वैल्यू आपने 1 रखी। तो ऐसा तो आप दुनिया की सारी संख्या रख के देख सकते हैं ना, पूरी वास्तविक संख्या कोई भी रख सकते। इसका मतलब आपके पास में कोई भी वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, आर हो जाएगी। समझ में आई बात, ये बात क्लियर है नहीं। यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं हम कि एक्स का मान आप जो जो रख सकते हो वो क्या रहेगा, डोमेन रहेगा। तो एक्स का मान क्या रख सकते हो, तो आप बोलेंगे कि सर मैं दुनिया की कोई भी चीज रख सकता हूं, लेकिन आपको इतना भी तो मालूम है कि डिनोमिनेटर में, हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, कभी भी 0 नहीं आना चाहिए हर में। क्यों, अगर हर में 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। तो आपके पास में हर वाली संख्या कौन सी है, ये है। इसको हल करके देखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x और -6 और क्या हो जाएगा, x कॉमन निकलेगा तो x -3 और प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो x -3 और फिर x -3 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2। देखिए आपके पास में यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या तो इसको लिख सकता हूँ मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x -3 और x प्लस 2। ये ऐसा आया आपके पास में फलन। सही लिखा गया मैंने, सही लिखा गया। फलन ऑफ एक्स का मान कितना आया, इतना आ गया। अब आप क्या बोल रहे हैं कि हर में भैया 0 नहीं आना चाहिए ना, हर में 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, 0 आ जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0 कब कब आ सकता है, अगर एक्स का मान आप 3 रखते हैं तो 0 आ जाएगा, गड़बड़ है। एक्स की वैल्यू -2 रखते हैं तो भी 0 आ जाएगा, ये भी गड़बड़ है। तो -2 भी नहीं लिखना पड़ेगा हमें। सभी वास्तविक संख्या, दुनिया के सारी संख्या लिख सकते हैं आप, केवल -2 और 3 को छोड़कर। आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये बात याद रखना। पूरे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया कि क्यों नहीं आना चाहिए, 0 क्यों नहीं आना चाहिए हर में। हमेशा चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हर 0 कब हो जाता है। तो आपने इसको फैक्टर बनाया, कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करो, कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करो, कैंसिल नहीं हो रहा तो आपके पास में 3 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा। इसलिए सभी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, लेकिन ये माइनस लगा दिया मैंने, इसको छोड़कर। माइनस का मतलब इनको छोड़कर। तो ऐसा कहीं पर है क्या, 3 और -2, हाँ बिल्कुल है ना, ये वाला है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।